नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन जो राजस्थान के सिक्कों का अध्ययन कर रहे थे उसी कड़ी में आगे चलते हैं, क्योंकि अपन आहत सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, इन पंचमार्क कॉइन्स। इन पंचमार्क कॉइन्स में हमने दो स्थलों के बारे में पढ़ा था। एक तो बैराट, जहां से लगभग कितने आहत पंचमार्क सिक्के मिले हैं आपको। एक कपड़े में बंधे हुई 36 मुद्राएं मिली है, उनमें से 8 मुद्राएं पंचमार्क कॉइन्स थे। इसके अलावा 28 मुद्राएं क्या थी, इंडो ग्रीक यानी यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं थी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने एक स्थल और पढ़ा था, वो था रेड टोंक, जहां से 3075 पंचमार्क कॉइन्स मिले थे। इसके अलावा और कौन से राजस्थान के ऐसे स्थल है जहां से पंचमार्क कॉइन्स अपन को देखने को मिलते हैं, तो दो तीन और है, जैसे गुरारा सिक्कर, यहां से कितने मिलते हैं, 2744 पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। कितने, 2744 पंचमार्क सिक्के थे। इसके अलावा सांभर, जयपुर, यहां से कितने पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, 6 पंचमार्क कॉइन्स मिलते हैं। इसके अलावा रंगमहल, हनुमानगढ़, रंगमहल हनुमानगढ़ से भी कुछ मात्रा फिक्स नहीं की गई है भाई कितने यहां से मिले हैं, लेकिन कुछ यहां पर से भी क्या मिली है, पंचमार्क कॉइन्स मिले। यहां से लगभग 108 मुद्राएं मिली थी रंगमहल हनुमानगढ़ से, उनमें से कुछ पंचमार्क कॉइन्स भी थे। इसके अलावा कुछ कुषाण शासकों के सिक्के थे। इस प्रकार की कुछ जानकारियां मिलती है। ये तो थे राजस्थान में पंचमार्क सिक्के। अब ध्यान रखना, भारत के इतिहास में जब भी अपन देखते हैं तो अपन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम भारतीयों ने कौन से सिक्के चलाए, पंचमार्क सिक्के चलाए, जिनको आप आहत बोलते हो। ठीक है, इसके बाद में भारत में कौन से सिक्के चले, वो भारतीय द्वारा चलवाए गए या दूसरे देश से आक्रमणकारियों ने आकर चलाए। तो इसके बाद में सिक्के चले इंडो ग्रीक शासकों के। किनके, इंडो ग्रीक शासकों के। किन शासकों ने यहां पर सिक्के चलाए, इंडो ग्रीक शासकों ने यहां पर सिक्के चलाए, यानी हिंद यवन शासक। इनको दूसरी भाषा में कहते हैं हिंद यवन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हिंद यवन। देखिए अब सिस्टम क्या है, ये क्या समस्या है भारत में। देखो ध्यान रखना, भारत के इतिहास का कुछ इतिहास केवल और केवल सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। उन सिक्कों पर कुछ लिखा होता है, उन्हीं आधार पर उन शासकों के बारे में अपन को जानकारी मिलती है, और कोई सोर्स नहीं है उनको बारे में जानने का, मुख्य तो यही सोर्स है। तो ध्यान रखना, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, इस काल का इतिहास, इस काल का इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। किस आधार पर लिखा गया, केवल और केवल सिक्कों के आधार पर लिखा गया इतिहास कौन सा है, मौर्योत्तर काल। अब आपको पता है मौर्योत्तर काल कब से है, यानी जब मौर्य वंश का पतन होता है और शुंग वंश प्रारंभ हो जाता है। तो शुंग वंश से लेकर शुंग कर्ण वंश, इसके बाद में जो इंडो ग्रीक शासक है उनके आक्रमण होते हैं। उन आक्रमणों के बाद में कहां तक चलता है, गुप्त वंश तक। कब तक, गुप्त वंश तक का टाइम पीरियड, जो इसके बीच का टाइम पीरियड है, मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल का इतिहास इतिहासकारों ने केवल के आधार पर लिखा है, सिक्कों के आधार पर लिखा है। कई बार क्वेश्चन आया है, भारतीय इतिहास का वह कौन सा टाइम पीरियड है जिसका अध्ययन अपन और अपन किसके आधार पर करते हैं, सिक्कों के आधार पर करते हैं। अब देखिए इस टाइम पीरियड में क्या रहा, इस टाइम पीरियड में शुंग वंश आया, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, और इस समय भारत में आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपको एक अपने भारत पर जो पश्चिमोत्तर देशों से आक्रमण हुए, यूरोप से और मध्य एशिया से, इसके अलावा आपके ईरान इराक सीरिया वाले इलाकों से जो आक्रमण हुए,
उन आक्रमणों के बारे में जानो पहले आप, ताकि आप समझ सको कि सिक्के क्यों से अपन पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इनको पढ़ने का। ठीक है, ध्यान से पहले भारत का मैप देखो आप। ये आपका भारत है, सुंदर सा भारत है। क्योंकि देखो भारत पहले केवल ये तो आज का टाइम का भारत है, उसमें जो भारत था वो भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपका ये एक पाकिस्तान और ये आपका इधर अफगानिस्तान वाला इलाका आता था। इसके अलावा इस साइड में जो सीरिया वगैरह वगैरह जो देश आते थे, बहुत सारे देश थे छोटे छोटे इधर मध्य एशिया के। ठीक है, ये वाले ध्यान रखना, मध्य एशिया के। ये इधर अरब की खाड़ी है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी। ठीक है, ये बंगाल आपका उसमें भारत में शामिल हुआ करता था। ये नेपाल आपका, यहाँ का भूटान, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे उसमें। क्योंकि देखो जब मौर्य वंश था, कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश से पहले यहां पर एक वंश का शासन रहा। मौर्य वंश से पहले एक वंश का शासन रहा आपके यहां पर, नंद वंश। मगध पर किसका शासन था? नंद वंश का। मगध पर किसका शासन था? नंद वंश का। जब मगध पर नंद वंश का शासन हुआ करता था, उस समय भारत पर आक्रमण होने स्टार्ट हुए। देखो भारत पर जो विदेशियों के आक्रमण हुए वो सबसे पहले हुआ था पारसियों का। पारसी, जिनको आप ईरानी बोलते हो। सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ भारत पर। किनका आक्रमण हुआ? ईरानियों का। ये कब हुआ? ये हुआ आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। लेकिन ये आक्रमण इतने खतरनाक नहीं रहे, भारत के लिए इतने नुकसानदायक नहीं रहे। पारसिकों के आक्रमण यहां तक ही रह गए, सिंध के पूर्व तक के। लेकिन पारसिकों के बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? वो थे आपके यूनानी। कौन थे? यूनानी। अब आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर का नाम, जिसे सिकंदर कहते हैं लोग। इस सिकंदर ने क्या किया? लगभग 326 ईसा पूर्व में क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। उस समय क्या था? मगध पर शासन किसका हुआ करता था? नंद वंश का। देखो यूनान पूरे एशिया को, यहां तक कि पूरे विश्व की विजय का जो बेड़ा बांध कर आया था यहां तक, वो आकर कहां पर रुका इसका ये अभियान? ये आपके यहां पर आपकी जो सिंधु नदी है उसके इलाकों पर आकर रुक गया। क्योंकि यहां पर राजा कौन रहा करता था? पोरस। क्योंकि चाणक्य ने उससे पूर्व यहां पर सहायता के लिए मांग की थी नंद वंश के शासक घनानंद से, लेकिन चाणक्य का अपमान कर दिया गया था। ऐसे में फिर यहां पर जो पुरु वंश था, पौरव, उस पौरव वंश या पुरु वंश के शासक पुरु ने क्या किया? सिकंदर को परास्त किया। अब विद्वानों के बीच में अलग अलग मतभेद है कि पोरस ने सिकंदर को परास्त किया या सिकंदर ने पोरस को परास्त किया। ये बड़ी मतभेद का विषय है, लेकिन दोनों में बीच जमकर युद्ध लड़े गए और पोरस ने भी खूब डटकर सामना किया। लेकिन कहते हैं बाद में पोरस को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में पोरस को वापस रिहा कर दिया गया और यहाँ के जो प्रदेश थे, पश्चिम उत्तर भारत के प्रदेशों को किसको दे दिया गया? पोरस को दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद में देखो इन्होंने यहां पर बल्क यानी बैक्टीरिया, बल्क बैक्टीरिया, यूनानियों ने अपना एक उपनिवेश बना रखा था। बल्क या बैक्टीरिया ने क्या बना रखा था? एक उपनिवेश बना रखा था। इसी उपनिवेश में बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ? फिर आक्रमण हुआ। किसका? इन यूनानी शासकों का। और एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध के बाद में एक संधि की गई। संधि के बाद में फिर क्या कर दिए गए? इन प्रदेशों को वापस लौटा दिया गया और विदेशी संबंध स्थापित किए। वो भी किस आधार पर? वैवाहिक आधार पर विदेशी संबंध स्थापित किए गए।
इसके बाद भी यूनानियों के बाद में क्या हुआ, भारत पर एक लंबा टाइम पीरियड मौर्य वंश का चला। मौर्य वंश के बाद में फिर आक्रमण होना स्टार्ट हुई, किसके काल में, शुंग वंश के समय। और पहला आक्रमण किसका हुआ शुंग वंश के समय, आपका इंडो ग्रीकों का हुआ, इंडो ग्रीक शासकों का हुआ। किसका हुआ, इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ। अब ये जो इंडो ग्रीक आक्रमण थे, उनके बाद में कौन से आक्रमण हुए, इनके बाद में आक्रमण हुए आपके पहलव, जिसे आप पार्थियन कहते हो। पर्थिया के मूल निवासी थे, इसलिए इनको अपन पहलव कहते हैं अपने साहित्य में। ये हिंद यवन थे, यवन के कहने का मतलब यूनान की साइड के इलाके के रहने वाले लोग थे, इसको अपन ने क्या कहा, इंडो ग्रीक कहा। पहलव के बाद में कौन आया, कुषाण आए। कुषाण के बाद में कौन आया, शक आए। इस प्रकार ये आक्रमण का क्रम रहा। अब देखिए, अब मैं बता रहा था आपको कि भारत में पहली मुद्राएं तो कौन सी चली, आहत मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं, आहत मुद्राएं। आहत मुद्राओं के बाद में कौन सी मुद्राएं चली, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। अब ये मूलतः इंडो ग्रीक शासक आए कहां से, ये देखिए, ये इंडो ग्रीक शासक उसी सिकंदर के वंशज थे। जिस सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने बैक्ट्रिया बल्क को क्या बनाया था, अपना मूल उपनिवेश बना रखा था। तो इन्होंने यहां से आक्रमण करना स्टार्ट किया। क्यों किया, क्योंकि ये सिकंदर ने जिस क्षेत्र को जीत रखा था, उस क्षेत्र को वापस प्राप्त करना चाहते थे, और भारत तक के इलाकों को अपने अधिकार में करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। कहां से, बल्क, यानी जिसको आप बैक्ट्रिया कहते हो ना, वहां से। ये अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों का हिस्सा है एक। और उन्होंने क्या किया, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, भारत के एक बड़े भाग पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किन्होंने, इंडो ग्रीक शासकों ने। और इंडो ग्रीक शासकों ने अधिकार करके क्या जारी की, यहां पर मुद्राएं जारी की। क्या जारी की, मुद्राएं। अब ये मुद्राएं मूल रूप से ध्यान रखना, इंडो ग्रीक शासकों की जो मुद्राएं थी, पहली बात तो ये आहत सिक्कों के बाद में भारत में जारी की जाने वाली मुद्राएं कौन सी थी, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं थी। दूसरी बात, ये मुद्राएं किस किस से बनी थी, मूलतः अधिकांश मुद्राएं इनको चांदी की हुआ करती थी, यानी रजत, मैं कह देता हूं चांदी, इनकी हुआ करती थी। इसके बाद में इनकी और मुद्राएं किसकी हुआ करती थी, स्वर्ण की हुआ करती थी। इसके अलावा स्वर्ण के बाद में ताम्र की भी थी, निकिल और शीशे की मुद्राएं। इन्होंने इन धातुओं की मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक मात्रा में रजत या चांदी की मुद्राएं जारी की। किस मात्रा में, सर्वाधिक। इनकी अधिकांश मुद्राएं किसकी थी, रजत या चांदी की हुआ करती थी। स्वर्ण मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं जारी की, निकिल। ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में अगर अपन कहीं पर भी पहली बार निकिल धातु की मुद्रा देखते हैं तो वो कहां पर देखते हैं, कहां पर, इंडो ग्रीक शासकों के देखते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना, पहली बार निकिल धातु की मुद्राएं चलाने वाले शासक, प्रथम बार निकिल धातु की मुद्राएं किन्होंने चलाई, इंडो ग्रीक शासकों ने जारी की। अब ध्यान रखना, जो चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, इसको तो क्या कहा जाता था, इंडो ग्रीक शासक इसको तो द्रखम कहते, द्रखम क्या कहते थे, द्रखम कहते थे। स्वर्ण मुद्रा को स्टेटो कहते थे, स्टेटो कहते थे। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, स्टेटो कहा जाता था। ठीक है, द्रखम तो कहा जाता था चांदी की मुद्रा को, इनकी को, और स्टेटो कहा जाता है इनकी स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता। अब ध्यान रखना, इनकी जो मुद्राएं हुआ करती थी, इन मुद्राओं पर वही दो पक्ष हुआ करते हैं मुद्रा के। ठीक है, कौन कौन से, हेड और टेल। अब जो इन इंडो ग्रीक शासकों ने जो मुद्राएं जारी की, उनके देखो प्रारंभिक जो उसका हेड हुआ करता था, उस भाग पर तो क्या हुआ करता था, उस पर यूनानी लिपि व ग्रीक भाषा में, किस भाषा में, ग्रीक भाषा में क्या लिखा होता था, कोई लेख लिखा होता था। इसके अलावा राजा या शासक का चित्र हुआ करता था। शासक का क्या हुआ करता था, चित्र। ये तो हेड का भाग है। ये टेल भाग पर क्या हुआ करता था, टेल भाग पर आपके
खरोष्टी लिपि, वह प्राकृत भाषा में उनके देवी देवताओं के नाम लिखे होते थे। किसके नाम? देवी देवताओं के नाम लिखे होते थे। जैसे अपोलो, उनके प्रसिद्ध देवता हुआ करते थे अपोलो, तो उन अपोलो का या देवी देवताओं, जो भी उनके देवी देवता हुआ करते थे, उनके नाम हुआ करते थे। ध्यान रखना। अब चीज आप ध्यान रखना, कहने का मतलब यूनानी सिक्कों पर आपको दो भाषाएं मिलेगी। तो यूनानी सिक्के यानी भारत में पहली बार द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? यूनानी, इंडो ग्रीक शासक थे। कौन से शासक थे? इंडो ग्रीक शासक थे। सभी सिक्कों पर नहीं है, ये कुछ सिक्कों पर द्विभाषिक सिक्के मिले हैं जिन पर दो भाषाएं लिखी हुई मिलती है। अब देखो, अपन इस भाषा को तो अपन जानते हैं, तो इस भाषा के अनुवाद के साथ अपन ने इन भाषाओं को भी जाना। ठीक है, इस आधार पर अपन पूछा। पहली बात तो यूनानी या इंडो ग्रीक पहले शासक थे जिन्होंने द्विभाषिक सिक्के जारी किए। दूसरी बात, इंडो ग्रीक पहले शासक थे जिन्होंने क्या लिखा? अपने सिक्कों पर लेख युक्त सिक्के जारी किए। यानी पहले लेख युक्त सिक्के किनके थे? इंडो ग्रीक शासकों के थे। क्योंकि देखो, अपनी आहत मुद्राओं पर तो क्या हुआ है? एक भी लेख नहीं मिला है, केवल और केवल चिन्ह दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए? चिन्ह। लेकिन कुछ लिखा हुआ लेख युक्त सिक्के किनके हैं? इंडो ग्रीक शासकों के हैं। इसके अलावा उनके राजाओं के चित्र भी दिखाई देते हैं, उनकी देवी देवताओं के नाम भी दिखाई देते हैं। क्योंकि इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में ये सिक्के जारी किए थे, ऐसे में बाद में इन्होंने क्या किया? भारतीय देवी देवताओं को भी शामिल कर लिया। तो भारतीय देवी देवताओं तो युक्त सिक्के भी किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन एक एक पॉइंट को लिखकर आगे चलें। यस, ये तो अब देखिए अपन एक एक पॉइंट को लिखते हैं। किस प्रकार यहां पर इंडो ग्रीक शासकों ने मुद्राएं जारी की। ये इन चीज का कैसे पता चलता है कि भारत पर इन शासकों का अधिकार रहा? इन सिक्कों के आधार पर ही तो पता चलता है, क्योंकि जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि संभवतः इनका अधिकार यहां पर रहा होगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? भारत में आहत सिक्कों के बाद जारी की गई मुद्राएं इंडो ग्रीक, जिनको आप हिंद यवन कहते हो, तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासकों की है। पहला पॉइंट तो क्या है कि भारत में आहत सिक्कों के बाद जारी की गई मुद्राएं कौन सी थी? इंडो ग्रीक शासकों की थी। किन शासकों की थी? इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासकों की थी। ठीक है, इन शासकों ने गोलाकार, अधिकांशतः इनके सिक्के चांदी यानी रजत से निर्मित थे और आकार कैसा था इनका? अधिकांश आकार गोलाकार था। कैसा आकार था? इन्हें अधिकांश मुद्राएं किसकी थी? चांदी या रजत की थी। इनका अधिकांश आकार कैसा था? गोलाकार यानी सर्कल आकार था। देखिए, इनकी वर्गाकार मुद्राएं भी थी, सर्कल आकार मुद्राएं भी थी, आयताकार, चतुर्भुजाकार, विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार में मुद्राएं थी। और देखिए, इन्होंने रजत के अलावा और कौन सी धातु से मुद्राएं जारी की? तो अन्य मुद्राएं
इनकी अन्य मुद्राएं कौन कौन सी थी? स्वर्ण की थी। इसके अलावा स्वर्ण के बाद में ताम्र की भी थी, निकल, और इसके अलावा शीशे से निर्मित मुद्राएं भी थी। शीशे से निर्मित मुद्राएं थी। स्वर्ण मुद्राओं क्या कहा जाता था? स्टेटर कहा जाता था। रजत मुद्राओं क्या कहा जाता था? द्रख्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रख्म कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना इनकी मुद्राओं के जो दो पक्ष हैं, ठीक है, एक पर तो ये अभिलेख युक्त थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत में अभिलेख युक्त सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। क्योंकि अपन भारत राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ेंगे अपन कहां कहां से इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली है। ये टॉपिक पढ़ाने का कारण क्या है कि राजस्थान में जहां से इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली है उनके बारे में पढ़ना। तो इससे पहले अपन ये जानना जरूरी है कि इंडो ग्रीक शासक कौन थे। वो अपन ने पहले देख लिया, आक्रमण क्यों किए थे। उन आक्रमणों के बाद में इन्होंने जो सिक्के जारी किए यहाँ पर उनको पढ़ रहे हैं अपन। तो देखिए यहां पर देखो, राजा का नाम व चित्र, इधर देवी देवताओं के नाम, चित्र, नाम व देवी देवताओं के नाम व चित्र थे, व चित्र बने हुए थे, देवी देवताओं के नाम लिखे हुए थे। अब यहां देखिए इन सिक्कों पर जो देवी देवताओं के नाम मिलते हैं वो यूनानी देवताओं के नाम में मिलते हैं। यहां तक कि भारतीय क्षेत्रों में इन्होंने आकर भारतीय संस्कृति को क्या कर लिया? विलय कर लिया। इस कारण इन्होंने अपने सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के नाम भी खुदवाए, वासुदेव के वगैरह वगैरह नाम खुदवाए। तो ऐसे में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भारतीय देवताओं के भी नाम मिलते हैं इनके सिक्कों पर और इनके खुद के देवताओं के भी नाम मिलते हैं। और इनके यहां तक चित्र भी बने हुए हैं, यहां तक कि इनके राजाओं के चित्र और इनके राजाओं के नाम और देवी देवताओं के नाम और उनके चित्र बने हुए थे। तो ध्यान रखना, अब यहां से एक पॉइंट आता है कि भारत में लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किनको दिया जाता है? इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। भारत में राजा के चित्र और देवी देवताओं के चित्र युक्त सिक्के किसने जारी किए? वो भी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। दिख गया ना अभी, यहां पर राजा का नाम, अब लेख युक्त हो गया और चित्र दोनों हो गए, इधर भी देवी देवताओं के नाम और चित्र दोनों हो गए। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको यहीं से देखने। पहले तो राजाओं के नाम से युक्त और यानी लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? प्रथम इंडो ग्रीक शासक थे। और इन्होंने कहां पर जारी किए सिक्के? भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में जारी किए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। आगे देखिए, पहला पॉइंट तो हो गया कि भारत में आहत सिक्कों के बाद में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? तो उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक सिक्के जारी किए गए थे, वो थे इंडो ग्रीक शासकों के। और किस किस धातु से बने थे? रजत, स्वर्ण, ताम्र, निकल और शीशे बने हुए थे। अब देखिए दो पॉइंट क्या निकले हैं अभी भी अपने पास, अभी निकले हैं। पहला पॉइंट तो क्या है? भारत में लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। यहां तक कि अगला पॉइंट, भारत में राजा व देवी देवताओं की आकृति युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वही इंडो ग्रीक शासकों को। दो पॉइंट और क्लियर हो गए अपने कि भारत में लेख युक्त सिक्के, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और राजा का नाम, देवी देवताओं के नाम लिखे हुए थे।
ऐसे सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। भारत में राजा व देवी देवताओं की आकृति युक्त, राजा व देवी देवताओं की आकृति युक्त सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। कौन से शासक थे आपके? इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है। और क्या, देखिए भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक, जारी करने वाले शासक कौन थे? शासक इंडो ग्रीक शासक थे। यानी भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। क्योंकि मैंने रजत या चांदी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि रजत या चांदी का प्रयोग तो अपने आहत सिक्कों में किया गया था, ताम्र सिक्कों का भी इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बच्चे ये सोचते रहते हैं सर रजत भी चले गया। रजत तो पहले ही हो चुका था अपने। रजत यानी चांदी के सिक्के तो पंचमार्क सिक्के थे अपने, अधिकांश चांदी से निर्मित थे। बल्कि पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। श्रेय नहीं दिया जाता है, यानी प्रारंभ करने का काम किसने किया? इंडो ग्रीक शासकों ने किया। लेकिन बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी नहीं, सॉरी प्योर सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने जारी किए। जो भी अपन कुषाण शासकों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों के। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले वंश शासक कौन थे? वो गुप्त शासक थे। कौन से थे? गुप्त शासक थे। तो यहां पर आपके ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासक, राजा देवी देवता आकृति युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासक, पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। ध्यान रखना, निकिल भारतीय इतिहास में निकिल सिक्का जारी करने का श्रेय केवल किसको दिया जाता है? इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। तो भारत में निकिल धातु के सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता। किसको दिया जाता है? निकिल के सिक्के जारी करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखना, इंडो ग्रीक शासक कौन से थे? आपने मिनांडर का नाम सुना है? बहुत प्रसिद्ध आपका इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर, जिसके अपन सिक्के पढ़ेंगे। बैराट से मिले ना मिनांडर के 16 सिक्के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शासकों के सिक्के थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि राजस्थान से कौन से सिक्के प्राप्त हुए वो देखते हैं। यस, अब देखिए अपने राजस्थान में इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं कहां कहां से मिली है। इनमें से क्वेश्चन पहुंचे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं तुम्हारे से, इसलिए इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। अब देखिए राजस्थान में कहां कहां से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले अपन ने बैराट के बारे में पढ़ा था। बैराट कहां है? जयपुर। अपन ने पढ़ा था बैराट में कि 36 मुद्राएं कपड़े में बंधी हुई मिली है। कितनी मुद्राएं? 36 मुद्राएं। उनमें से 8 तो क्या थी? पंचमार्क थी। क्या थी? पंचमार्क मुद्राएं थी। और 28 मुद्राएं किसकी थी? इंडो ग्रीक शासकों की थी। किसकी थी? इंडो ग्रीक शासकों की थी। इन 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं? 16 मुद्राएं किसकी थी? मिनांडर की थी। किसकी थी? मिनांडर की थी। ये तो पहला पॉइंट आपका कि 16 मुद्रा यानी 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं कहां से मिली है? बैराट जयपुर से मिली है। ठीक है। इसके अलावा आपकी कहां से मिली है इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं? और कहां से मिली है? एक मिला है एक सिक्का, कहां से? रेड टोंक से। रेड टोंक से। वो किसका है? अपोलो डोटस का। अपोलो
डोटस का। कहां से मिला है? रेड टोंक से अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। एक सिक्का कहां मिला है? एक सिक्का मिला है आपका सांबर से। कहां से मिला है? सांबर, जयपुर। एंटिम कोजनी के फोरस, एंटिम कोजनी के फोरस की मुद्रा कहां से मिली है? सांबर से मिली है। कहां से मिली है? सांबर से। ये भी अपोलोडोटस, ये भी इंडो ग्रीक शासक था। एंटिम कोजनी के फोरस भी क्या था? एक इंडो ग्रीक शासक था। इन दोनों की एक एक, इन अपोलोडोटस की मुद्रा से एक मुद्रा कहां से मिली है? रेड टोंक से मिली है। बल्कि एंटिम कोजनी के फोरस की मुद्रा कहां से मिली है? एक मुद्रा कहां से मिली है? सांबर, जयपुर से मिली। इसके अलावा आहड़, उदयपुर से भी, ध्यान रखना, आहड़, उदयपुर से भी इन इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिलती है। तो अपने 4 महत्वपूर्ण स्थल है। बैराड, जयपुर से मिलती है इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं, वो कितनी है? 28, जिसमें 16 मिनंडर की है। एक रेड टोंक से मिलती है अपोलोडोटस की मुद्रा, एक सांबर, जयपुर से मिलती है एंटिम कोजनी के फोरस की मुद्रा, और आहड़ से भी किसकी मिलती है? आपके इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिलती है। राजस्थान में इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राओं का विवरण बस इतना सा है। लेकिन इससे पहले इतना पढ़ाने का उद्देश्य क्या था कि इंडो ग्रीक शासक थे कौन, ये तो पता चले तुमको। इनको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा? अब देखो, इन मुद्राओं से ये पता चलता है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर क्या रहा होगा? इन इंडो ग्रीक शासकों का अधिकार रहा होगा, क्योंकि इनकी बड़ी मात्रा में इन पर मुद्राएं मिलने के कारण पता चल जाता है कि संभवतः इनका व्यापार में यहां पर इस्तेमाल किया जाता होगा और ये इलाके उनके अधिकार में रहे होंगे। ठीक है, ये तो थी अपने राजस्थान में इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। कल अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान में कुषाण शासकों की मुद्राएं, वो कहां से मिली है और कुषाण शासकों ने किस प्रकार की मुद्राएं जारी की, उसका जो होगा अध्याय होगा आपका अगला। जब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।